नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो TG2 की टेक्नीशियन ग्रेड की भर्ती निकली है ITI बेस पे, उसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी रहेगी, इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कैसा होगा, कितने चरणों में पेपर होगा, इसमें आरक्षण कितना मिलेगा, अदर स्टेट वालों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इसमें फॉर्म फीस क्या रहेगी, संपूर्ण बातें इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखता हूँ कि इसमें पद नाम देखो, ये है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विज्ञापन संख्या U48 UPRVUNR 2022। इसमें दे रखे हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड की यदि बात की जाए, इसमें पदों के नाम है, पद नाम क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड। TG2 की बात करते हैं, TG2 में दे रखा है ये पद कोड संख्या 1 2 3। इसमें यदि इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए, इसमें 3 ट्रेड हैं, इसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिशियन है और इंस्ट्रूमेंट है। तीनों ट्रेडों की इसमें वैकेंसी हैं। यदि अपने इस इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो इसमें अनारक्षित जो पदों की संख्या है वो जनरल कैटेगरी के लिए 56 है, OBC के लिए 16 है, अनुसूचित जाति के लिए 24 हैं और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 3 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 11 पद हैं और 36 आरक्षण यदि इसमें भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो इलेक्ट्रिशियन में 6 पद हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो कैंडिडेट हैं उनमें 2 पद हैं। ये तो आपकी पदों की संख्या रहेगी। अब देखो, इसमें साफ साफ लिख के दिया है कि इसमें पॉइंट नंबर 2 में आप देखोगे, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही मान्य है। कहने का मतलब ये रहेगा कि जो पदों के आरक्षण दे रखा है कि कितने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने पद रहेंगे, उनके लिए देखा जाए तो इसमें 2 नंबर पॉइंट में आप देखोगे ये पॉइंट, तो जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी रहेंगे उनको ही इसका आरक्षण मिलेगा, अदर स्टेट वालों को इनका आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अदर स्टेट वाले जो भी किसी भी कैटेगरी में होंगे, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, वो सभी जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे इसमें आता देखो वेतनमान की यदि बात की जाए तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4, यदि 7th पे कमीशन की यदि आप स्लैब देखोगे, उसमें 4 नंबर लेवल में आपका वेतनमान निर्धारित किया गया है, जिसकी ग्रेड पे जैसी जो बेसिक है वो 28,000 रुपये इसमें रहेगी। बाकी जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अनुसार जो भत्ते होंगे, जो अलाउंस होंगे, सब आपको मिलेंगे। ये तो थी इस बात में। अब यदि आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिशियन की देखो, इलेक्ट्रिशियन की यदि आपको तैयारी करनी है, कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करना है और आपको गजब की तैयारी करके आपको पेपर फाइट करना है, तो मेरे डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पर जाओगे तो आपको संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन बारीकी में चलेगा। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी यहाँ पे आसानी से पढ़ के और नोट्स बना के अपने एग्जाम को फाइट कर सकता है। अब देखो, इसमें यदि शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने अनिवार्य हैं, तो अपन यहाँ से यदि इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड की बात की जाए, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में विद्युत की बात की जाए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र ये दिखा। इसके कहने का मतलब है कि आपको 10th पास होगी, 10th पास में आपके लिए गणित और विज्ञान विषय में पास होना अनिवार्य है, गणित विज्ञान विषय होना अनिवार्य है और उसमें उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो किसी यूनिवर्सिटी से आपने 10th की हो जिसमें गणित विज्ञान विषय नहीं हो, और यदि है भी तो उनको पास करना अनिवार्य है। इसमें लिखा कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अखिल भारतीय NCVT के तहत आपकी ITI होगी और राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र SCVT के तहत जो ITI होगी वो भी आपकी मान्य होगी। आगे लिखा है इसमें DOACC वर्तमान में NIELIT के तहत 80 घंटे का कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। ये इसमें दिया गया है शैक्षणिक योग्यता में। ये तीनों चीज़ें 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, SCVT या NCVT दोनों में से कोई भी हो वह अनमान्य है। और तीसरी बात है कि आपको कंप्यूटर कोर्स का, जिसको कहते हैं DOAC के तहत O लेवल का कंप्यूटर कोर्स आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए आपको। इसमें देखो, एक चीज़ और लिख के दी है जो आपको कंफ्यूज करेगी, उस कंफ्यूज को दूर कर लेते हैं अपने यहाँ पे। ये दिया गया है कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्रमाण पत्र, डिस्टेंस लर्निंग से आपने यदि तकनीकी योग्यता प्राप्त की है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगी। डिस्टेंस का मतलब कि पत्राचार की सुविधा, हिंदी में पत्राचार बोलते हैं। किसी ओपन यूनिवर्सिटी से आपने यदि पत्राचार से ITI की है या टेक्निकल शिक्षा का प्रमाण पत्र लिया है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा।
किसी ओपन यूनिवर्सिटी से आपने ITI की हो वो मान्य नहीं होगी। NCVT और SCVT के तहत ही आपके ITI की मार्कशीट, आपके ITI के डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। दूरस्थ शिक्षा नंबर 2 पे लिखा है, दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त हाई स्कूल प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। उनकी 10वीं की मार्कशीट भी आपने ओपन स्कूल से या किसी पत्राचार माध्यम से पास की है वो मान्य नहीं होगी। किसी डिस्टेंस लर्निंग से पास की वो भी मान्य नहीं होगी। ये आपको किसी बोर्ड से प्राप्त ही मान्य होगी। ठीक है, उसमें आपको किसी आपने किया हो तो आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस लर्निंग से किया है या किसी किसी ओपन यूनिवर्सिटी से किया आपको मिल जाएगा। और ये लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा में गणित एवं विज्ञान विषय में पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब आपने 10th की होगी, 10वीं परीक्षा पास की होगी, उसमें गणित विज्ञान विषय में अलग अलग से पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि पेपर ड्यू चल जाएगा या इसमें सप्लीमेंट्री हो सप्लीमेंट्री चल जाएगा, ऐसा नहीं। आपने गणित विज्ञान विषय में आपका पास होना अनिवार्य, आपको 10वीं की मार्कशीट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन के समय, ये लिखा है ऑनलाइन आवेदन के समय ITI परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी के पास NCVT और SCVT के निर्गत अंतरिम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, तकनीकी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। मतलब कि ITI करने के बाद आपके जो सर्टिफिकेट आता है वो भी आपको फॉर्म भरते समय आपको अनिवार्य रूप से चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म बाद में आपको सर्टिफिकेट मिला नहीं हो या आपने अभी ITI कर रहे हो या आपका रिजल्ट आया नहीं हो, ये कतई चलने वाला नहीं है। आपके फॉर्म भरते समय ये तीनों चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते, जिनका रिजल्ट नहीं आया वो नहीं भर सकते, जो ITI कर रहे हैं वो नहीं भर सकते इसमें फॉर्म अप्लाई, क्योंकि ये प्रमाण पत्र आवेदन करते समय आपको अनिवार्य रूप से चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखा है कि ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास DOEACC वर्तमान में NIELIT ये क्या है, ये कंप्यूटर कोर्स है जो इसमें 80 घंटे का कंप्यूटर कोर्स होता है। जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान में देखा जाए तो RSCIT का कोर्स होता है, वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। इसमें यदि अदर स्टेट वाले देखा जाए तो O लेवल का कोर्स लेगा। या DOEACC के तहत कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र 80 घंटे का होना अनिवार्य है। RSCIT राजस्थान की बात करें, RSCIT इसमें चलने वाला नहीं है। ये तो थी बात इसमें आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। उसके बाद यदि उम्र की बात की जाए, एज कितनी रहेगी, आयु की गणना 1 जुलाई 2022 को की जाएगी। कितने को, 1 जुलाई 2022 को आयु की गणना की जाएगी। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष से रखी है। मतलब कि आपको 18 से 40 वर्ष के बीच में आप यदि कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब जिन्होंने अप्रेंटिस की है उनके भी यहाँ पे कुछ छूट दी गई हैं। उन छूटों को देखा जाए कि अप्रेंटिस करने वाले, जिसमें राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से अप्रेंटिस की है, UPRVUNL से अप्रेंटिस की है, उनको भी छूट दी गई है। ठीक है, तो जिन्होंने यदि 1 साल की अप्रेंटिस की है तो इनमें लिखा कि भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अप्रेंटिस के अंतर्गत परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों की सापेक्ष वरीयता दी जाएगी। जिसमें अप्रेंटिस की है और परीक्षा में समान अंक लिए हैं तो अप्रेंटिस वालों को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा, ये लिखा गया है। फिर भी दिखाया गया कि भर्ती परीक्षा में समान अंक हो और ITI भी पहले पूर्ण की हो तो जिसने पहले अप्रेंटिस की है उसको मतलब कि वरीयता दी जाएगी। जिसने अप्रेंटिस, जैसा कि भर्ती परीक्षा में समान अंक है और कई लोगों ने अप्रेंटिस भी की है तो जिसने पहले अप्रेंटिस किया है उसको पहले मेरिट सूची में रखा जाएगा। उसके बाद दिखा भर्ती परीक्षा में समान अंक हो, 1 वर्ष का परीक्षण पूर्ण किया हो, तो उम्र के आधार पर जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, जिसकी उम्र बड़ी होगी या ज़्यादा होगी, उनको मेरिट सूची में पहले रखा जाएगा। ये तो थी बात इसमें अप्रेंटिस करने वालों की छूट की बात। अब आयु में छूट किन को मिलेगी, ये लिखा है इसमें आयु में छूट कितनी मिलेगी और किन किन लोगों को मिलने वाली है, यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो अब यहाँ पे देखेंगे कि आयु यदि छूट की बात की, अनुसूचित जाति SC कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग OBC या नॉन NCL नॉन क्रिमिनल और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित DFF के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन किन को मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनको ही मिलने वाली है आयु सीमा में छूट। अदर स्टेट के कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो छूट की सीमा है। जो भी आयु सीमा में छूट मिलेगी वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलने वाली है। अदर स्टेट के मूल निवासी जो होंगे उनको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। वो 18 से 40 वर्ष की उम्र में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इसमें छूट की थी बात थी। अब छूट में अप्रेंटिस वालों को भी 1 साल की छूट दी गई है, जिन्होंने एक्स रिटायरमेंट है उनको भी 3 साल की छूट दी गई है। अब आरक्षण की बात की जाए, आरक्षण में
जो छूट मिली है, और SC ST OBC वालों को जितनी भी छूट मिलेगी, जितना भी आरक्षण मिलेगा, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। यूपी कैंडिडेट को ही इनमें जो आरक्षण मिलने वाला है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। अब यदि देखो इस बात की जाए कि आपकी फॉर्म अप्लाई करने की फीस क्या रहेगी, कि आपको कितने रुपए देने पे करने होंगे फॉर्म अप्लाई करते समय। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की यदि बात की जाए, इसकी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की बात की जाए, 1 2 3 किसी भी पद की बात की जाए, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनके लिए ही है। अदर स्टेट के मूल निवासी जो भी होंगे, अदर स्टेट का जो भी कैंडिडेट होगा, उनको 1180 रुपये ही पे करने में जनरल कैटेगरी में ही इसको माना जाएगा। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के उनको 826 रुपये पे करने होंगे, किनको, उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को। उसके बाद यदि बात अन्य श्रेणी की बात की जाए, जैसे अदर स्टेट वाले हैं और जो OBC में आते हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको 1180 रुपये फॉर्म अप्लाई की फीस दे करनी होगी। ये तो थी फीस। तो अदर स्टेट वालों के लिए कितना होगा, 1180 होगा, और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी में SC ST के लिए कितना हो गया, 826 रुपये हो गया। ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए तो यहाँ पे आवेदन नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या पेमेंट के द्वारा, पेमेंट गेटवे के द्वारा आप इसमें जो फीस और जमा करवा सकते हो। अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा कराने की आपकी जो वेबसाइट है, वो आपकी वेबसाइट रहेगी, ये लिखा है कि www.uprunl.org। यहाँ पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अपनी फीस जमा करवा सकते हो। इसमें लिखा कि फीस जमा कराने के बाद अगला पॉइंट भी दिया है कि आवेदन शुल्क के मध्य में जमा की गई धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जाएगी, न ही स्थानांतरित, न ही किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। ये फॉर्म फीस अप्लाई करने के बाद ऐसे मानो कि आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। यदि आपका फॉर्म कैंसिल हो गया हो, रिजेक्ट हो गया हो, किसी कारण से आपका परमिशन लेटर नहीं आया हो, तो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। अब आपको ये तो थे आपके जो डॉक्यूमेंट की बात की जाए, फॉर्म अप्लाई करने की बात की जाए। अब लिखा है कि अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। कहने का मतलब आपने यदि एग्जाम पास कर ली है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आपको की आवश्यकता की वो यहाँ दिया गया है। लेकिन ये अब इनकी आवश्यकता नहीं है। अब आप फॉर्म अप्लाई करो और फॉर्म अप्लाई करके अपने एग्जाम की तैयारी करो, उसके लिए दिया गया है। ये बाद में आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको चयन प्रक्रिया में यदि आपका पेपर कैसा रहेगा, उस पेपर की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें, चयन कैसे होगा आप लोगों का, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखो, सभी पदों की टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में 1 2 3 पद, सभी पदों के लिए 2 चरणों में चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। 2 पार्ट में आपकी चयन प्रक्रिया होगी, 2 चरणों में। प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर आधारित CBT की अवधि 3 घंटे की होगी। पहली परीक्षा आपके लगेगी वो 3 घंटे की परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित CBT में अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28% व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इनके कहने का मतलब कि प्रथम पेपर में, प्रथम यदि आपका CBT लगेगा, उसमें SC ST को 28% नंबर लाने अनिवार्य हैं, और OBC या अन्य जो कैटेगरी आते हैं उनको 33% नंबर लेने अनिवार्य हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ ओनली एक शर्त दी गई है कि इतने नंबर लेके आओगे तब आपको कहीं आपका जो द्वितीय चरण होगा उसमें सिलेक्शन माना जाएगा। लेकिन यदि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है और नंबरों की संख्या खूब ज़्यादा है, तो यहाँ मेरिट बेस पे मेरिट 28 से 35 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। कहने का मतलब आपकी मेरिट सूची, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशन दी गई है। ठीक है। तो आपका मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं कि 28% वाले इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद में दिया गया है कि कंप्यूटर आधारित CBT परीक्षा में श्रेणीवार, मतलब कि श्रेणीवार के कहूँ कि कैटेगरी वाइज 1.5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की अभिलेखीय प्रेक्षण परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कहने का मतलब कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये दिया गया है। आगे दिया गया कंप्यूटर आधारित CBT परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों में अंतिम क्रमांक पर 1 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उन सभी समान अंक अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की अभिलेखीय परीक्षा में आमंत्रित किया जाएगा। मतलब माना कि 5-10 कैंडिडेट ऐसे हों जिनके टोटल समान अंक प्राप्त हो, बिल्कुल नंबरों की संख्या समान हो, तो सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को बुलाया जाएगा, किसी को छोड़ दिया जाएगा, सभी को बुलाया जाएगा। ये देखा इसके अंदर। आगे देखो क्या देखा है कि आपका पेपर कैसा रहेगा और आपका पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन, आपका सिलेबस क्या रहेगा।
सर्विस में देखा जाए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की बात कर ली जाए, जिसमें इलेक्ट्रिशियन वाले भी आते हैं। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड शैल बी मेड थ्रू एन ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ टोटल 200 मार्क्स। पहला पेपर आपका जो पेपर दे रखा है 200 नंबर का पेपर होगा, 2 पार्ट में होगा। देयर शैल बी 2 पार्ट्स इन क्वेश्चन पेपर ऑफ एज फॉलो। 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, दोनों पार्टों के कुल अंकों की संख्या 200 रहेगी। पहले पार्ट में 150 अंक होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे जो ITI बेस पे होंगे। आपका ITI का जो सिलेबस है उस ITI के बेस के सिलेबस के आधार पर होंगे। और दूसरा पार्ट आता है 50 नंबर का, उसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें जनरल हिंदी, GK, जनरल नॉलेज और रीजनिंग तीनों मिला के रहेंगे। रीजनिंग के, GK के और जनरल हिंदी के तीनों को मिला के 50 अंक रहेंगे। ठीक है। अब आपसे इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, जो लिखा कि 1/4 माइनस मार्किंग होगी। कहने का मतलब कि 4 नंबर गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा कुल अंकों में से, ये आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। अब बात ये आती है कि आप तैयारी कहाँ से करोगे। इलेक्ट्रिशियन की यदि आपको तैयारी करनी है तो मेरे डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पर जाओगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन मिल जाएगा। तो चैनल को ओपन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, ताकि एग्जाम तक आप कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन कर सको और आपको किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। आपको किसी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसका आंसर मेरे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, चाहे कहीं से भी आप किसी भी प्रकार के एग्जाम दो। ठीक है। अब आपकी सेंटर की बात कर लेता हूँ। सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहेंगे। सेंटरों में देखा है कि परीक्षा स्थान, ये सेंटर है। सेंटर में क्या रहेगा, लिखित परीक्षा आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और बरेली नगर में इत्यादि होगी। ये आपके सेंटर रहेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर विशेष परिस्थिति में परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया जा सकता है। यदि कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो परीक्षा सेंटर को बदला जा सकता है और घटाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन परीक्षा केंद्र बदलने के संबंध में कोई भी मेल मान्य नहीं होगी। ये सिर्फ बोर्ड को अधिकार रहेगा कि परीक्षा सेंटर बदल जाएगा, या अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो परीक्षा सेंटर और भी बदल कम भी कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा केंद्र मेल के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से कैंडिडेट के इच्छा अनुसार परीक्षा सेंटर नहीं बदला जाएगा। ठीक है, ये रहेगी। लिखित परीक्षा में यदि शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ में ही होगा। अब देखो अगला दिया है कि आवेदन कैसे करें, उनकी फॉर्म अप्लाई कैसे करें। फॉर्म अप्लाई www.uprunl.org की साइट पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें दिया है कि तीन फॉर्म अप्लाई करने की रिसिप्ट आती है, आपको जो पैसे जमा कराते हो उस रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट है वो अपने पास भविष्य में काम के लिए अपने यहाँ रख सकते हो। और फॉर्म अप्लाई किया है उसकी जो प्रिंट आउट है वो भी निकाल कर रख लेना, ये लिखा गया है इसके अंदर। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आती है या आपको रिजल्ट देखने में दिक्कत आती है वो आपको भविष्य के लिए काम आएगी। तो फॉर्म की हार्ड कॉपी जो प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, और जो ई रिसिप्ट आपका जो पेमेंट जमा हुआ है, जो फॉर्म फीस जमा हुआ है, उसकी भी रिसिप्ट अपने पास रख लेना। लेकिन फिर नंबर 3 पे दिया गया है कि प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट ऑन द ऑफिशियल ऑफ, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपने हार्ड कॉपी निकाली और UPRU साइट पर मतलब कि ऑफिस में भेज दिया, किसी भी ऑफिशियल में भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो अपने पास ही सुरक्षित रखें। अब देखो ये दिया गया फॉर्म अप्लाई की डेट क्या रहेगी। फॉर्म अप्लाई की डेट है कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ सबमिट अप्लीकेशन फॉर्म, ये 12 जुलाई 2000 को ऑनलाइन फॉर्म आप स्टार्ट हो जाएंगे, और क्लोजिंग डेट रहेगी फॉर्म की 5 अगस्त 2022। कहने का मतलब कि 5 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू पेमेंट गेट पे वाया नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप 5 अगस्त तक फॉर्म फीस जमा करा सकते हो। 12 जुलाई से 5 अगस्त तक फॉर्म फीस जमा करके अपना फॉर्म भर सकते हो। ये तो थी आपकी फॉर्म अप्लाई करने की। और बाकी ये चीज़ें जो दे रखी हैं ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने आपको बता दिया था। देखो ठीक है, फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर दें, या फिर 8854 880021 पे फ़ोन करके आप मेरे से उसकी सूचना ले सकते हो। ठीक है, ये तो थी आपकी जो फॉर्म भरने की पदों की संख्या कितनी थी, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म फीस कितनी होगी, और फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी चीज़ें, कितने KB की फाइल रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या रहेगी, सारी बातें यहाँ पे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो आप आसानी से पढ़कर इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो ये तो थी दोस्तों आपकी संपूर्ण जानकारी। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी शुरू कर दें, ताकि भविष्य में आपको एग्जाम तक किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।